ध्यान रखना है आप लोगों को कि हरित क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में यही कारक है। हरित क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में ये निजी तौर पे अप्लाई किए जाते हैं, प्राइवेटली, निजी तौर पर, चूंकि इसके लिए जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है वो परचेज करता है या निवेश करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है सिंचाई। देखो, सिंचाई एक ऐसा फैक्टर है कि यदि जल ना हो तो आप कृषि कार्य कर ही नहीं सकते। वर्षा की मात्रा कम भी है, लेकिन अगर आप जल को सिंचाई के माध्यम से सुनिश्चित कर दिए तो आप लाभ में आ सकते हैं। चावल की कृषि भी हो सकती है। राजस्थान के गंगानगर जिले में चावल कृषि संभव हो सका है क्योंकि वहां पर सिंचाई को सुनिश्चित किया जा सका। तो सिंचाई अर्थात कृत्रिम रूप से जल की सुनिश्चितता या जल की उपलब्धता कृषि कार्यों में, तो कहते हैं सिंचाई। अब सिंचाई के प्रकार आदि पे बाद में जाएंगे, नहर सिंचाई या ट्यूबवेल सिंचाई या हम स्प्रिंकलर पे, ड्रिप पे, सब पे आएंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में देखेंगे हम लोग। सिंचाई से क्या होता है कि हम कृत्रिम रूप से जल को उपलब्ध करा देते हैं। यदि कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध हो गया तो हम जल के उपलब्धता के सुनिश्चितता के साथ कृषि कार्य को बेहतर गहनता के साथ या बेहतर उत्पादकता तक को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है संकर बीज, और ये सब हरित क्रांति के भी घटक हैं। अर्थात कुछ ऐसे बीज जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं जो अधिक उत्पादकता देने में सक्षम होते हैं, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं। तो या संकर बीज, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड में और संकर में, कि 2 बीजों को मिला करके या 3 बीजों को मिला करके भी बनाया जाता है। इसको हम हाइब्रिड सीड कहते हैं, संकर बीज कहते हैं। तो संकर बीज अधिक उत्पादकता देते हैं। जब अधिक उत्पादकता देंगे तो इसका प्रयोग करना अधिक लाभकारी होगा। मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, नॉट प्रोडक्शन। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, और रासायनिक उर्वरक मृदा के पोषक क्षमता को बढ़ा देते हैं, मृदा के पोषक क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। अब मृदा के पोषक क्षमता में यदि वृद्धि कर देंगे तो ऑब्वियसली इसको मिलाया जाना चाहिए। जैसे जो चावल होता है वो मृदा से नाइट्रोजन को खींच लेता है, और नाइट्रोजन चावल की कृषि से कम हो जाता है मिट्टी में। गेहूं ना खींचता है, ना फिक्स करता है या डालता है, लेकिन दलहन की कृषि या तिलहन की कृषि, खासकर दलहन में बहुत कैपेसिटी है कि वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और नाइट्रोजन फसल के उत्पादन या उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन का आधार भी नाइट्रोजन ही है। तो अगर हम बेहतर, एक तो फसल चक्र हो गया कि चावल के बाद गेहूं का उत्पादन के बजाय वहां दलहन का उत्पादन जरूर करें, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर नाइट्रोजन की मात्रा में कमी हुई है, उसकी आपूर्ति अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कर देगा। तो अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा को मिलाने से मृदा के पोषक क्षमता में वृद्धि हो जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगा, है ना। अब वाणिज्यिक ऊर्जा, अब जैसे इसको हम कई भागों में बांटेंगे। एक ऊर्जा हो गया ट्यूबवेल आदि के लिए, अर्थात हम इसको बिजली कह सकते हैं, एक बिजली ले लें। इसके अलावा मशीन इन टूल्स के लिए जो डीजल आदि का हम प्रयोग करते हैं, अब तो गोबर गैस आदि भी आने लगा है, जैसे कि अस्थायी रूप से जो मशीन है उनको हम चला पाते हैं, लेकिन थ्रेसर हो गया या हार्वेस्टिंग कई मशीन्स हो गए, उनको हम प्रयोग में लाते हैं। अब चूंकि ये सारा प्रयोग कमर्शियली होता है, इसलिए हम कहते हैं कमर्शियल एनर्जी। तो वाणिज्यिक ऊर्जा, इसके अलावा कीटनाशक। अब देखो, सब चीज़ हमने कर लिया, बेहतर उत्पादकता भी प्राप्त हमें हो गया, लेकिन यदि कीटनाशक क्या होता है, जस्ट लाइक एक बीमा हुआ। बीमा मतलब हमने फसल में कीटनाशक का प्रयोग किया तो कीड़े मकोड़ों का या किसी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस का या टिड्डी आक्रमण से हम उसको सुरक्षा दे पाएंगे। हालांकि टिड्डी आक्रमण कीटनाशक के बहुत गहन प्रयोग से ही रुकते हैं जनरली, लेकिन सिंपली यदि पेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करें तो कीड़ों से काफ़ी हद तक ये रक्षा करता है। खासकर दलहनी फसलों में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो कीटनाशक का प्रयोग एक प्रकार का बीमा हो गया कि बेहतर उत्पादकता तो आपने प्राप्त किया, साथ ही साथ वो फसलों को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा निरंतर तकनीकी का विकास, मशीन एंड टूल्स, तो ये सभी फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर कि आपका निजी निवेश होता है। हालांकि सरकार सब्सिडी देती है, कई बार लोन पर सब्सिडी मिल जाता है, कई बार खासकर जैसे SC या ST को तो 75% तक सब्सिडी है। अब मूल्य में सब्सिडी से कहीं ना कहीं आप प्रेरित हो सकते हैं कि उसका प्रयोग करें, लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ तो धन निवेश करना ही होगा। तो ये निजी तौर पे निवेश के लिए होता है, और
ये पूरी तरह से टेक्निकल बेस्ड होता है। जैसे आज जो संकर बीज हैं, आज से 10 साल के बाद उससे कई गुना बेहतर गुणवत्ता के संकर बीज का विकास हो सकता है। और कृषि में उत्पादकता में यदि त्वरित वृद्धि करनी है तो इसी अवसंरचनात्मक तंत्र को हमें या घटकों को हमें प्रयोग में लाना होगा। हालांकि और भी कई उपाय हैं, अर्थात यदि भू सुधार न भी हुआ हो या अन्य कोई फैक्टर वहां पर बेहतर न हो, लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का बेहतर प्रयोग होने लगा तो कृषि में क्रांति या कृषि की प्रक्रिया से अन्य जो चीजें भी है, मत्स्यन हो या पशुपालन हो, सब में क्रांति संभव है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति में हालांकि 3 फैक्टर जो आधुनिक फैक्टर्स थे, या पीली क्रांति, नीली क्रांति, हम सम्मिलित रूप से कहें इंद्रधनुषी क्रांति, उन सभी क्रांतियों में ये तीनों फैक्टर्स थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था। ठीक है, तो जो अवसंरचनात्मक फैक्टर्स हैं वो कृषि के विकास में, खासकर उत्पादकता की वृद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादकता में त्वरित वृद्धि, त्वरित का मतलब होता है बहुत तेजी से, तो ये उत्पादन में वृद्धि तो करेगा ही, समृद्धि में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूरा का पूरा एक चेन चल जाता है।